हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था थर्मोडायनेमिक्स का। अब आगे हम लोग इसके प्रोसीड करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 11वें नंबर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी आप लोग को पता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन में आपको देख के बताना है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि हीट एंड वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होते हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे पॉइंट फंक्शन होते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमारा प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एट्सेट्रा जितने भी ये होते हैं वो सब के सब प्रॉपर्टी होते हैं। ये एक पॉइंट पे डिपेंड होते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी बताना था, तो प्रॉपर्टी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज जीरो इफ़, मतलब बोल रहा है कि डी हमारा जीरो कब होगा। एंट्रोपी कांस्टेंट रहने पर, मास कांस्टेंट रहने पे, वर्क कांस्टेंट रहने पे, या टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पे। तो जूल ने बताया था कि इंटरनल एनर्जी हमारा टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ये आपको पता है। अब इसे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर निकालते हैं तब हमारा टेम्परेचर वहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, एन आइडियल गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल प्रोसेस बिटवीन स्टेट्स 1 and 2, द एप्लीकेबल इक्वेशन इज। अगर कोई आइडियल गैस है और वो आइसोथर्मल प्रोसेस में है और स्टेट 1 से स्टेट 2 की ओर जाता है, तब इक्वेशन क्या होगी। आइडियल गैस का इक्वेशन आप लोग जानते हैं, PV = mRT होता है। अगर आइसोथर्मल बोल दिया जा रहा है तो T यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी PV = mRT, तो T यहाँ पर 0 होगा, तो PV = हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, P1 V1 = PV यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्योंकि T कांस्टेंट है, M कांस्टेंट रहेगा, R कांस्टेंट ही है, तो PV = कांस्टेंट, तो ऑप्शन हो जाएगा P1 V1 = P2 V2, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, एन आइसोपिस्टिक प्रोसेस में क्या होता है। आइसोपिस्टिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो आइसोपिस्टिक, P आ रहा है तो यानी प्रेशर इसमें होगा, तो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा वो आइसोपिस्टिक प्रोसेस कहलाता है या आइसोबार कहलाता है। तो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछ रहा है कि द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन अलोंग विथ कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट एंड फ्लाईव्हील। एक ऐसा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जिससे कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाईव्हील ये कनेक्टेड है, वो कैसा होता है। वो एक काइनेमेटिक चैन होता है, या हैज़ द फ्लाईव्हील हैज ए फिक्स्ड लिंक, फ्लाईव्हील को उसमें फिक्स्ड लिंक के रूप में एक्ट किया जाता है, या इज ए फॉर्म ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, या इज ए मैकेनिज्म विथ 2 टर्निंग पेयर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अब बढ़ते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16, ये 17 है, क्वेश्चन नंबर 16, इन thermodynamic a process in which the system undergoes a succession of equilibrium state is a, क्या होगा इसमें, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, या पाथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस।
ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को शो कर रहा है बार बार, वो कैसा कहलाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी होगा, इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन शो करेगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस भी होगा। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस जो कि इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, इन थर्मोडायनेमिक साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें स्टेटमेंट बताना कौन सा सही है। तो मैंने बताया था हीट एंड वर्क हमारा क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। तो पहले वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन लिखा है, यहाँ पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो दूसरा वाला यही दिया है, वर्क इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, यानी ये सही है, दूसरा सही होगा। वर्क इज एरिया अंडर द कर्व इन अ पीवी डायग्राम, ठीक है, ये भी सही है। जो पीवी डायग्राम के अंडर में जो एरिया होता है वो हमारा वर्क देता है, ठीक है। और वर्क एंड हीट एनर्जी आर कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल, ये नहीं है। कम्प्लीटली इंटरचेंज, वर्क को हीट में कम्प्लीटली कन्वर्ट तो किया जा सकता है, लेकिन हीट को वर्क में कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, इन ए क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोइंग ए चेंज ऑफ स्टेट इफ क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। अगर हीट दिया जा रहा है सिस्टम को तो प्लस क्यू हो जाएगा यहाँ पर, और डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, एंड डब्ल्यू इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर करेक्ट। तो यहाँ सब पॉजिटिव है, तो फार्मूला जो आप लोग को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू से हो जाएगा। तो यहाँ से डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, देखिए इसमें कौन सा होगा, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पे W को उधर ले जाएंगे तो Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट व्हेन रिलेटेड टू ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अगर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा। देखिए, इंटरनल एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। इंटरनल एनर्जी इज ए पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये भी सही है। इंटरनल एनर्जी इज पाथ डिपेंडेंट नहीं, हम जानते हैं हीट एंड वर्क हमारा पाथ डिपेंडेंट होता है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। कौन कौन सा, इंटरनल एनर्जी हमारी प्रॉपर्टी होती है और इंटरनल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को किसी एक दिन जो है सारे न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करा दूंगा, जितना भी न्यूमेरिकल है इस थर्मोडायनेमिक्स में वो एक साथ एक पीडीएफ में आपको बता दूंगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ए पीवी डायग्राम इज शोन इन फिगर विथ 3 आइसोथर्म एट टेम्परेचर T1, T2 एंड T3। यहाँ पे डायग्राम शो किया गया है। 4 processes are represented in the diagram and identified as 1, 2, 3 and 4. Then the process indicated in the diagram are, ठीक है, ये डायग्राम आपको शो किया गया है। इसमें आपको ऑप्शन देके बताना है कौन सा प्रोसेस क्या शो करता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए 1 से, यहाँ मान लीजिए ये O है पॉइंट, जहाँ पे सारे पॉइंट मिल रहे हैं, 1 से O क्या हो जाएगा हमारा, ये कांस्टेंट प्रेशर, तो यानी आइसोबार बोलते हैं या आइसोपिस्टिक बोलते हैं। देखिए पहला आइसोथर्मल है गलत, पहला आइसोकोरिक है ये भी गलत, पहला सी में पहला आइसोबेरिक ये सही होगा, या तो ऑप्शन डी आइसोबेरिक ये सही होगा इन दोनों में, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा और तीसरा, एक तो आइसोथर्मल होगा और तीसरा क्या होगा, एडियाबेटिक होगा, और 4 क्या हो जाएगा, ये O24 ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि देखिए वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम। अब डायरेक्ट लास्ट वाला देख लेते हैं कि 4 कोई इन दोनों में
कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों में दिया है, और 4 समआयतनिक यानी आइसोकोरिक दोनों दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें देखना है एडियाबेटिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक पता करना है। तो हम जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल, मतलब एडियाबेटिक का जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा और एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल के। तो यहाँ पे देखिए एडियाबेटिक 3 नंबर इसका स्लोप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोसेस नंबर 2 यानी आइसोथर्मल। तो 2 क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल, यानी ऑप्शन सी में देखिए 2 आइसोथर्मल और तीसरा एडियाबेटिक हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 21 तक हो गया, 22 से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।